ओके, सो दिस सीरीज इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है एक्चुअल में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हाउ डज जावास्क्रिप्ट रन। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि इज इट अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और इट अ कंपाइलर लैंग्वेज। तो देखो प्राइमरीली मतलब शुरुआत में जब स्टार्टिंग में तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज भी इसका स्टैंड एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में रन करने में बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। ठीक है, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने के लिए ब्राउजर्स ने क्या किया है या फिर नोड जेएस ने क्या किया है, नोड जेएस जैसे इन्वायरमेंट्स क्या करते हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो अब अलग अलग चीजें जो इस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है या फिर इस लैंग्वेज से रिलेटेड है वो सब हम इस पूरे सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट की मेमोरी कैसे काम कर रही है, थ्रेड्स कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइलर लैंग्वेज है, और ये चीज समझ के इसका टंटा खत्म ही कर देते हैं। देखो स्टार्टिंग में जब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हुआ करती थी तब तो बात अलग थी, बट आज ये यूज करती है JIT टाइप कंपाइलर का। ठीक है, अभी JIT टाइप कंपाइलर क्या है या फिर ये क्यों बोलते हैं कि इसमें इंटरप्रेटर भी यूज होता है, कंपाइलर भी यूज होता है, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ऐसा होता है। देखो सबसे पहले हम कंप्यूटिंग की बात करेंगे। कंप्यूटिंग क्या होती है? कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता, टेक एन इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट, जनरेट एन आउटपुट आउट ऑफ दैट। ठीक है, सिंपल, दिस इज कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटिंग होने के बाद क्या बचा? कंप्यूटिंग होने के बाद बचा आपका अंदर का प्रोसेस, लेयर्ड प्रोसेस। लेयर्ड प्रोसेस क्या होता है? देखो जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग वाली जो चीज है ये कहाँ पे कैरी आउट होती है? सिंपली CPU में, प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में भी कैसे? देखो एक होता है हमारे पास ALU, देन वी हैव CU एंड देन वी हैव MU। CU क्या करता है? इट इज अ कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है सारे प्रोसेसेस को, इससे हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है? यही आपके सारे ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है। ठीक है, कैसे ऑपरेशंस? प्लस माइनस मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस है। ठीक है, देन लॉजिकल ऑपरेशंस। इन्हीं लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके आप किसी कोड से कुछ आउटपुट बनाते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसमें समझे जावास्क्रिप्ट की केस में, तो हमने सोर्स कोड एज अ इनपुट दिया। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड होगा, जो कोड आपने लिखा अपने कोड एडिटर में, दैट इज अ सोर्स कोड बेसिकली। उस सोर्स कोड को रन कैसे करना है, उसको मशीन कोड में कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये जो ALU होता है इट वर्क्स ऑन मशीन कोड्स ओनली। ठीक है, मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड्स आर द कोड्स दैट कंसिस्ट 0 and 1 ओनली। यही दोनों चीजें होती हैं मशीन कोड में। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हम सोर्स कोड किस में लिखते हैं? तो बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोर्स कोड कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है। देखो यहाँ हम एक कोड लिखते हैं, लेट एट। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम समझे यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने एक कोड लिखा, जावास्क्रिप्ट का कोड है ये बेसिकली। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ही हमारा सोर्स कोड है, दिस इज सोर्स कोड। ठीक है, अब सोर्स कोड जो है, ये कोड तो आपका आपने लिख दिया, बट ये कोड ALU में जनरेट हो सकता है, चल सकता है, नहीं चल सकता है। वहां पे आपको क्या चलाना पड़ेगा? आपको मशीन कोड चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि कंप्यूटिंग में हाउ डज आवर कोड वर्क। अब देखो हमने लिखा कि हमारा जो सोर्स कोड है दैट कुड नॉट बी कैरीड आउट इन ALU, तो हमें क्या करना है? इसको मशीन कोड में चेंज करना है। ठीक, अब मशीन कोड में से चेंज कौन करता है? कंपाइलर करता है। ठीक है, कंपाइलर जो है वो मशीन कोड में इसको चेंज करता है। ठीक, कंपाइलर तो हमने समझ लिया क्या होता है। हमने एक और वर्ड का नाम लिया था अभी, दैट इज इंटरप्रेटर।
देखो इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जिसका बेसिक डिफरेंस आज तक आप लोगों ने ये समझा कि ये पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है, और ये जो है ये एक एक कोड को एक बार एक एक लाइन ऑफ कोड को पढ़ता है एंड देन एग्जीक्यूट। देखो सिंपल, यहाँ भी वही काम हो रहा है, ये भी मशीन कोड में चेंज करता है आपके लाइन ऑफ कोड को, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट। यहाँ भी सेम काम होता है कि आपका पूरा कोड मशीन कोड में चेंज होता है, बट एग्जीक्यूशन एक साथ होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइन को चेंज किया, एक लाइन का एग्जीक्यूशन किया, एक लाइन को चेंज किया, उसी को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे क्या होता है, एक कोड को पूरे फाइल ऑफ कोड को चेंज किया एंड देन एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये समझो कि जो इंटरप्रेटर होते हैं, वो इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम ही है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो ये जो प्रोग्राम होता है वो लिखा रहता है किसी इंटरप्रेटर लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन कोड में चेंज तो इंटरप्रेटर ही करेगा ना। यहाँ सॉरी, मशीन कोड में चेंज तो कंपाइलर ही करेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ये समझा कि सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज करने के लिए कंपाइलर इज लाइक यूज, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कंपाइलेशन टाइम क्या होता है। कंपाइलेशन टाइम का बेसिक मतलब होता है कि जब आपने कोड लिख दिया, तो मशीन कोड में चेंज होने से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली कोई भी आपका टास्क हो गया सी कंप्यूटर साइंस में, तो वो एक बार में नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे टास्क काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप में किस वाले स्टेप पे, ठीक है, उन मल्टीपल स्टेप्स में किस वाले स्टेप में आपका कोड मशीन कोड में चेंज होगा, उसके हिसाब से ये कंपाइलेशन टाइम कंसिडर किया जाता है। तो इस कंपाइलेशन टाइप के आधार पे वी हैव थ्री ऑफ कंपाइलर्स। सबसे पहले स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक कंपाइलर्स कौन से होते हैं, ए ओ टी, दैट इज अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। जैसे कि आपने कोड लिखा मान लो सी में, ठीक है। सी में क्या होता है कि सी में उस पूरे कोड को पहले उसने क्या किया, पूरा कोड रीड किया, कंपाइल किया, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया, दैट इज अहेड ऑफ टाइम। तो पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे होगा फर्स्टली कंपाइल, ठीक है, आपने कोड लिखा, देन आपने इसको कंपाइल किया, देन इट विल रन, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक और ईओटी का मतलब तो यही है, ठीक है। देन वी हैव जेआईटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट इन टाइम, ठीक है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होते हैं, इन कंपाइलर्स में बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट इनको जस्ट इन टाइम इसलिए कहा जाता है कि जब ये कोड रन कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज हो गया था। तो जब ये कोड रन कर रहे होते हैं, तभी ये कंपाइल हो रहे होते हैं, सिंपल। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तब सेम चीज हो रही है, वहां पे कोड रन कर रहा है, पहले उसने क्या किया, एक कोड को एक लाइन ऑफ कोड को कंपाइल किया, देन रन कर दिया। यहाँ भी वही हो रहा है, कोड जब रन कर रहा होता है तभी वो कंपाइल हो रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड रन टाइम कंपाइलर या फिर जेआईटी, ठीक है। थर्ड वी हैव इंक्रीमेंटल कंपाइलर्स, ठीक है, इंक्रीमेंटल कंपाइलर्स। इन कंपाइलर्स का कुछ बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं होता है ऊपर दोनों वाले से, बट ये होता क्या है कि अगर एक कोड लिखा हमने, मान लो हम लोगों ने एक कोड लिखा, देन वी कंपाइल्ड इट, ठीक है, हमने इसको कंपाइल करके चला दिया। अब हम लोगों ने उसी सेम कोड में लाइन नंबर 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब क्या होगा कि ये पूरे कोड को कंपाइल करने की जगह सिर्फ लाइन नंबर 2 को कंपाइल करेगा, एंड देन वापस से, अगर देखो उसने पहले से एक बार कंपाइल कर रखा था, तो उसके पास एक एग्जीक्यूटेबल थी, ठीक है। देन उसने क्या किया, सेकेंड लाइन को मॉडिफाई होते ही फिर से कंपाइल किया, तो उसके पास जो पुरानी एग्जीक्यूटेबल थी उसमें सेकेंड लाइन मॉडिफाई हो चुकी है, तो उसके पास वापस से एक एग्जीक्यूटेबल है जिसमें वो चला, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है कि वो कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने की जगह सिर्फ मॉडिफाइड कोड को कंपाइल करे, दैट इज इंक्रीमेंटल कंपाइलर, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में वापस आते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरह की लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच यूजेस जेआईटी, ठीक है। आप जेएस को जेआईटी में रख सकते हो, ठीक। अब जेआईटी क्या होता है, कैसे कंसीडर किया जाता है, देखो हमारा जो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम एक ब्राउजर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्राउजर, हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज नोड जेएस, ठीक है। हम लोग फोन मतलब अपने पीसी में जैसे ही नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं, वी आर गुड टू रन जावास्क्रिप्ट बेसिकली।
तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक इन्वायरमेंट शेयर करते हैं ये लोग। इन्वायरमेंट बोले तो जैसे नोड जैसी इन्वायरमेंट है, ब्राउजर एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे कोड रन होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक इंजन बनाया, ठीक है, दैट इंजन इज कॉल्ड V8। V8 इंजन क्या करता था, ये जावास्क्रिप्ट को फास्ट करने के लिए बनाया था, क्योंकि ब्राउजर को भी तो अपने ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन करना है, ये भी जावास्क्रिप्ट को रन करता है। बेसिकली ये सर्वर साइड में रन करता है, ठीक है, लिख देता हूँ सर्वर, ठीक है। ये ब्राउजर खुद में मतलब खुद में रन करता है बेसिकली। तो V8 इंजन इन दोनों को एक पावर देता था जावास्क्रिप्ट को फास्ट चलाने की। अब V8 इंजन क्या करता है, V8 इंजन क्या करता है, वो JIT कंपाइलर का यूज करता है टू रन जावास्क्रिप्ट फास्टर, ठीक है। अब हमें समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज तो इंटरप्रेटर थी, बट ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर उसको कंपाइल करता है JIT फॉर्म में। नोड.js भी सेम चीज करता है। तो आप कहीं भी अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि वो पहले इंटरप्रेट होगी, देन JIT कंपाइलर का यूज करके वो कंपाइल होगी, देन इट विल रन, ठीक है। और क्यों किया गया, देखो, बेसिकली जब भी तुमने जावास्क्रिप्ट यूज की होगी दैट इज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए यूज की होगी। अब डेवलपमेंट में बहुत बार, बहुत क्या मतलब मोस्ट ऑफन तुम जो भी कोड लिखते हो वो एक पीक परफॉर्मेंस सीख करती है, ठीक है, कि उसको पीक परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई मैं एक तो वो ज्यादा चीजों को कैरी कर रही है ना वहां पे। अब स्टार्टअप पे जा नहीं सकते हो, जैसे कोड स्टार्टअप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी सी बहुत तेज होती है, C++ बहुत तेज होती है, ठीक है, कोड स्टार्टअप्स में बहुत तेज होती है। बट अगर मैं पीक परफॉर्मेंस की बात करते हो तो जावा तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जावा भी JIT का यूज करती है, ठीक है। तो जो भी डेवलपमेंट की चीज है दैट इज आप पीक परफॉर्मेंस सेंट्रिक थिंग, ठीक है। वहां पे कोड स्टार्टअप की बात नहीं कर सकते हो। कोड स्टार्टअप में जो स्टैटिक कंपाइलर होते हैं वो तेज होते हैं, पीक परफॉर्मेंस में हमेशा JIT फास्टर होता है, ठीक है। इसलिए इस JIT का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है V8 इंजन में टू रन जावास्क्रिप्ट, बस। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई पूछे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो आपको पता है कैसी लैंग्वेज है वो, कि वो लैंग्वेज तो इंटरप्रेटेड है। जब इंटरप्रेट हो रही होती है तो JIT कंपाइलर का यूज करता है ब्राउजर और नोड.js टू रन इट फास्टर, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप सिंपली समझो, एक परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि परफॉर्मेंस तेज कैसे हो रही है इससे। देखो, परफॉर्मेंस तेज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोड होता है वो कंपाइल होके एक बार में चल तो गया, ठीक है, बट कोड की जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो इसमें बेटर है, ठीक है। कि यहाँ पर जो कोड है, आप ये समझो कि कोड को उसने एक बार में रीड किया और एक बार में कंपाइल कर दिया। अब उसकी जो पहली बार की कंपाइलेशन थी उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट सकती हैं, ठीक है, जो उसको लगा कि नहीं ये तो स्लो नहीं करेगी, बट वो एक्चुअली में स्लो कर रही है आपके कोड को। बट यहाँ का क्या होता है कि आपका जो कोड है वो एक्चुअल स्पीड में चल रहा होता है, उसी स्पीड में चल रहा था जिसमें वो लिखा गया है। तो अब उसको पता है कि कहाँ पे यहाँ पे स्लो हो रहा है कोड, कहाँ पे फास्टर हो रहा है कोड, तो वो ऑप्टिमाइजेशन साथ के साथ करता रहता है। तो जब भी पीक परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहां पे JIT फास्टर मिलता है आपको, और कोड स्टार्टअप की बात आती है तो JIT थोड़ा सा स्लोअर होता है इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हाउ डज JIT वर्क्स। तो JIT का वर्क करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जैसे मैंने बताया कि सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज करता है कंपाइलर, ये भी वही करता है, बट कैसे करता है हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल चीज होगी कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है कि उसने JIT को चुना, ठीक है। पाइथन में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंटरप्रेटर का ही यूज होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होता है तो JIT का यूज कैसे करता है वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो सोर्स कोड हम लिखते हैं, ठीक है, हमने किसी उसमें लिख दिया, ठीक है। हमने किसी मतलब मान लीजिए हमने किसी कोड एडिटर में लिखा, VS कोड में लिखा या एटम कहीं भी लिख दिया। देन वी है, यहाँ से हमारा गेम चालू होता है। गेम क्या होता है, पहले तो कोड की पार्सिंग होगी। पार्सिंग मतलब उसकी रीडिंग होगी, बेसिकली उसको रीड किया जाएगा कि हाँ कोड कैसे लिखा गया है, कोड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सिंटेक्स है। देन पार्सिंग होने के बाद क्या बनती है आपकी AST। तो AST क्या होता है, AST इज सिंपली एब्रिविएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वी हैव A+B, वी हैव A+B, हमने ये डेटा स्टोर करा है सी में, ठीक है। तो एक बहुत
बहुत वेग एग्जांपल है, आप इससे बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाओगे, बट एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री ऐसे बनती है। तो पार्सिंग के बाद जितनी बार भी ये कोड दिखा उसे, ठीक है, उसने क्या किया, एएसटी बनाने में पहले तो एएसटी सिंपली ट्री होती है, तो ट्री में सबसे पहले हमने क्या बनाया, ए बी, ये नोड है, ये जो नोड है ये ऊपर किससे जुड़ा है, ठीक। देन वी हैव सी, सी और ये वाला जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे जुड़ा है, असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक एएसटी इस तरह से बना दिया। अब एएसटी के बाद क्या होता है, एएसटी के बाद बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा एएसटी जो होता है, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जो होता है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बाइट कोड का क्या होता है, बाइट कोड सिंपल एक मशीन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा वेग होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे सिंटेक्स ट्री को बाइट कोड में कन्वर्ट किया, देन हमारा इंटरप्रेटर आता है, ठीक है। इंटरप्रेटर यहाँ क्या करेगा, इंटरप्रेटर सिंपली इंटरप्रेट कर देगा इसको, पूरे बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा, एक एक करके रन करेगा। जो बाइट कोड बना वो लाइन बाय लाइन ही तो बना है, तो लाइन बाय लाइन उसको रन करना स्टार्ट किया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कोड रन भी हो रहा है, ठीक है, ठीक। अब तुम्हें समझ में आना पड़े लगेगा कि जीआईटी क्यों कहते हैं इसको, जस्ट इन टाइम क्यों कहते हैं या रन टाइम क्यों कहते हैं, ये समझ में आने लगेगा। कोड तो तुम्हारा रन हो रहा है। यहाँ पर गेम आता है प्रोफाइलर का। प्रोफाइलर क्या करेगा, हॉटस्पॉट्स ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, हॉटस्पॉट्स, ठीक। हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट बेसिकली वो स्पॉट्स होते हैं जहां पे आपका कोड एक थ्रेशोल्ड के बाहर जाके कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड के बाहर जाके कॉम्प्लेक्सिटी लेता कौन है, ये समझो। आपने अपने कोड में एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है, मान लो एक्सवाइजी, ठीक है, आपने इसको डिफाइन कर रखा है अपने कोड में, ठीक है। एंड देन यू हैव अ लूप, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ लूप, ठीक। अब ये लूप जब तक चल रहा है, ठीक है, तब तक इस कोड को देखा जाएगा, इंटरप्रेट कर रहा है ना, कोड तो चल ही रहा है। अब क्या होगा कि ये लूप आपके थ्रेशोल्ड के बाहर चला गया, ठीक। थ्रेशोल्ड के बाहर जाते ही क्या हुआ, हॉटस्पॉट फ्लैग हो गया कि भाई ये वाली जो लूप है ये हॉटस्पॉट बन रहा है, ठीक। देन ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, मान लो यहाँ तो आपने डिफाइन किया है पर कहीं ना कहीं कॉल करोगे ना, इसकी कॉलिंग मान लो एन टाइम होगी, और ये जो एन है, ये एन आपका बड़ा हो गया थ्रेशोल्ड से, ठीक। तो अब प्रोफाइलर क्या करेगा कि एक और हॉटस्पॉट है भाई, ठीक, दो हॉटस्पॉट उसको मिल गए। इस तरह की टेक्निक जहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी कोड की, तो वो वहां पे हॉटस्पॉट बनाना स्टार्ट कर देता है कि एक थ्रेशोल्ड पार हो गया कि हाँ यहाँ हॉटस्पॉट बना दो, ठीक। अब हॉटस्पॉट बनने के बाद क्या हुआ, हॉटस्पॉट आपका कोड चल चुका है, ठीक है, चल रहा है आपका कोड। देन हॉटस्पॉट आपको मिले, हॉटस्पॉट के बाद क्या होगा, हॉटस्पॉट मिलने के बाद आपका होता है सिंपल प्रोफाइलिंग आपकी हो गई, हॉटस्पॉट मिल गए, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक। आपको पता चल गया ना पूरा कि कैसे सारा मेरा सामान भाई यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे कंपाइलेशन होगा, ठीक है, सब कुछ पता चलने के बाद कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। तो कंपाइलेशन कब हुआ, रन टाइम में ही कंपाइलेशन हुआ, इंटरप्रेटर से कोड चला, हॉटस्पॉट बने, कंपाइलेशन हो रही है, ठीक। कंपाइलेशन में भी क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है लगातार, ठीक है। अब हमें समझ में आया कि भैया जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो इंटरप्रेट होते होते कोड जो है वो कंपाइल भी हो रहा होता है, ठीक, ऑप्टिमाइज हो रहा होता है, ठीक। इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको क्या मिलता है, मशीन कोड। और ये मशीन कोड क्या होता है, अल्टीमेटली फास्ट होता है, बहुत फास्ट, ठीक। ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा बेसिकली, ठीक है। अब इसके पास ऑप्टिमाइज कोड है ना, आपके सोर्स कोड की तरह यहाँ पे वेब कोड तो है नहीं कि ये स्लो चलेगा, ऑप्टिमाइज कोड है, ये एग्जीक्यूट होगा बहुत तेज, ठीक है, बहुत फास्ट। अब अब अगर हम समझे कि भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत की क्यों, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में इतना जाना क्यों, अब आपको पता है बेसिकली, अब आपको ये पता है कि जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें जो एक फास्ट नेचर होता है वो क्यों होता है, ठीक है। ये V8 इंजन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। जो थ्रेड आपका जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है वो कैसे थ्रेड काम कर रहा है, फास्टर कैसे है, वो इसकी वजह से। हम थ्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, बट अभी तक हम लोगों ने जो कंपाइलेशन का एक प्रोसेस देखा वो बहुत
मतलब बहुत ही एक फास्ट टेक्निक है टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे की गई। देखो, मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है जो हम समझ सकते हैं कि हाँ, कि जावास्क्रिप्ट में क्या चीजें कैसे हो रही हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होता है। हम लोगों ने एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक पढ़ी है, इनलाइनिंग। इससे पता क्या होगा, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, जहां भी हमने फंक्शन लिख रखा हुआ। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, ए और बी पैरामीटर के साथ, और यहाँ पे आपने मान लो उनका सम रिटर्न करा दिया, कुछ नहीं तो, ठीक है, रिटर्न करा लिया ए प्लस बी, बेसिकली यही दिया आपने। ठीक, अब इनलाइनिंग फंक्शन क्या करेगा कि इसे कॉल्स को ढूंढेगा। ठीक है, अब फंक्शन आपने ये वाला जो भी बनाया, मान लो इस फंक्शन का नाम रख दिया आपने एक्स। ठीक है, लेट मी डू समथिंग, पूरा क्लियर करते हैं इसे। एक हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन सम नाम रख देते हैं। ठीक है, अब जहां भी सम कॉल हुआ होगा विद सम पैरामीटर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, वो उसे ढूंढेगा। ठीक, और इसके रेफरेंस को हटाएगा। जैसे आपने जब भी फंक्शन कॉल किया, आपने इसके रेफरेंस को कॉल किया। ठीक, बेसिकली यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल हुआ तो उसने ढूंढा कि ये वाला जो फंक्शन है कहाँ पे डिफाइन हुआ है, यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो एक तो फंक्शन कॉल वन, ठीक है, वन स्टेप फंक्शन कॉल, अदर स्टेप विल बी रेफरेंस, एंड थर्ड स्टेप विल बी दिस एग्जीक्यूशन। तो यू हैव थ्री स्टेप्स टू डू। ठीक, अब इनलाइनिंग क्या करता है, इनलाइनिंग इस पूरी चीज को हटाएगा, इस कॉल को हटाएगा, ये रिप्लेस कर देगा इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने लिखा था सम एक दो, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसको साफ करेगा, और यहाँ क्या लिखेगा, रिटर्न वन प्लस टू। ठीक है, और फंक्शन वाली जो बॉडी है वो तो लिखेगा ही ऑफकोर्स। ठीक, क्या हुआ, फास्ट कैसे हुआ, जब तक आप रेफरेंस कॉल कर रहे थे आपने एक स्टेप बढ़ाया। ठीक है, यहां पर क्या किया कि आपने कॉल करते समय, कॉल तो पहली बार किया ही नहीं आपने, रेफरेंस कॉल ही नहीं की, डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया। तो आपने ना ढूंढा ना कुछ, सिंपल एक स्टेप में एग्जीक्यूशन हो गया। तो इन लाइनिंग ने क्या किया, आपके कोड को फास्ट कैसे किया, सम की मतलब फंक्शन की कॉलिंग को हटा के सीधे रिप्लेस किया फंक्शन की बॉडी से। ठीक है, तो आपका जो कोड है दैट इज अ टू स्टेप फास्टर कोड, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी जो टेक्निक होती है, दूसरी टेक्निक भी बहुत सिंपल है। रिडक्टेंट कोड होता है, रिडक्टेंट कोड मतलब रिपीटेड कोड, उन्हीं को एलिमिनेट करके। ठीक है, उन्हीं को एलिमिनेट करके। तो ये बहुत बेसिक है ये सब, मतलब मैंने जब बोला तो तभी आपको समझ में आ गया कि जो कोड बहुत बार रिपीट हो रहा हो, जैसे मान लो किसी ने लिख रखा है ए इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, इसमें बार बार सेम चीज लिख रखी, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसका रिजल्ट निकाला, और जितनी बार, जैसे मान लो एक बार इसने लिखा था, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसने चार बार लिख रखा है सेम कोड को, तो क्या करेगा, इसका रिजल्ट निकालेगा फर्स्ट टाइम का। ठीक है, और इसी रिजल्ट को, बेसिकली इसी रिजल्ट को उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, इसी को रिप्लेस कर देगा, इसी को रिप्लेस कर देगा। ओके, आई डोंट नीड दैट एज वेल। ओके, तो हमारे पास तो सब चीज समझ में आएगी। हाँ, हाउ डज दिस वर्क्स, बेसिकली रिडक्टेंट कोड को एलिमिनेट कर दिया उसने, सारी चीजें कर दी। तो अब ये दो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज उसने क्या किया कि अब उसके पास जो कोड है, जो कंपाइलर कोड लेगा, जो कंपाइलर कोड लेगा मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, जो सोर्स कोड आपने लिखा था मे भी वो स्लोअर होता, बट ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स लगी है, और भी बहुत ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स है, बट वो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्टेड लैंग्वेज पे काम करते हैं वो। तो बेसिकली ये तो जो टेक्निक्स होती है, ये तो हर लैंग्वेज पे काम करती है, हर लैंग्वेज पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। देखो, हमने बात किया कि कैसे
कोड इंटरप्रेट होता है, कंपाइल होता है, कैसे मशीन कोड में चेंज होता है। अगली बार हम बात करेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे कोड को कैसे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, बेसिकली वो उस कोड को लेती कैसे है, थ्रेड क्या होता है, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, एमबी की बात की थी हम लोगों ने, तो उसमें मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम ये समझेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही था। कीप फॉलोइंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है।